एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन बैंक चल रहा है। 2 पार्ट्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। थर्ड पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, पार्ट 3 ले रहे हैं इसका। देखो क्वेश्चंस क्या है। लास्ट क्लास में हमने जो स्पेक्ट्रम है वहां तक के क्वेश्चन किए थे, तो वहीं तक के आगे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्शियल सीरीज इन हीलियम प्लस टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द बाल्मर सीरीज इन लिथियम प्लस टू। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी पार्शियल सीरीज का हीलियम प्लस टू में कैसे होगा, उसका रेशियो देखना है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखो पार्शियल की मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फ्रीक्वेंसी मिनिमम का मतलब एनर्जी ट्रांजिशन मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम का मतलब एनर्जी ट्रांजिशन मैक्सिमम, है ना। तो हमारे पास में सीरीज के नाम क्या थे, लाइमन, पामर, पार्शियल, ब्रैकेट, फंड, हेनफ्रे। तो पार्शियल का पूछा है, तो पार्शियल में इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, 3 में आता है, और मिनिमम के लिए कहाँ से आएगा, 4 से 3 में आएगा, है ना। और किसके लिए ले रहा है, हीलियम प्लस के लिए। फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ बाल्मर सीरीज इन लिथियम प्लस टू। अब बाल्मर के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, 2 में, कहाँ से आएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए, इन्फिनिटी से 2 में आएगा ना। बताओ आएगा नहीं आएगा। और किसके लिए ले रहा है ये, लिथियम प्लस टू के लिए। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, मान लो F1 है, इसकी F2 है, तो F1 और F2 का रेशियो पूछा है। समझ आई बात, ठीक है। F1 और F2 का रेशियो हमें पता लगाना है। तो देखो रेशियो की वैल्यू कैसे आएगी, आ सकती है। फॉर्मूला कौन से लगाएंगे, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n, फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। ये देखो 1/λ का है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, c/λ। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, c/λ कर देंगे, तो आर जेड स्क्वायर इंटू यहाँ पे c भी हो जाएगा, है ना। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यही बन जाएगा ना। तो सबसे पहले F1 देखें, तो F1 की वैल्यू तो आ जाएगी आर जेड, जेड कितना हीलियम का 2 का स्क्वायर इंटू सी टाइम्स 1/, फाइनली कहाँ जा रहा है, 3 में, कहाँ से जा रहा है, 4 से। फिर F2, F2 बराबर आ जाएगा आर, कहाँ इसके लिए लिथियम के लिए जेड हो गया 3, 3 का स्क्वायर इंटू सी, और कहाँ जा रहा है, 2 में जा रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस कहाँ से जा रहा है, इन्फिनिटी से। देखो इसमें क्या आंसर आता है, रेशो निकालिए। पहले वाले का वैल्यू क्या आया, 4 RC टाइम्स 1/9 माइनस 1/16, है ना। तो एक 1/9 माइनस 1/16, और इसका आ जाएगा 9 RC टाइम्स 1/4। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा आंसर कुछ गड़बड़ है, जो भी आए आप देख लेना ना, ठीक है, देख लोगे। तो F1 रेशो F2 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम गिव्स राइज टू लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन किसमें मिलेगा, है ना। आंसर मत जाना, वैसे ही सीधा बताओ। लीस्ट एनर्जी का फोटोन कब मिलेगा, बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग। मैंने बताया आपको अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, और एनर्जी लेवल किस तरह से, 1 और 2 के बीच में गैप काफी होता है, लेकिन 2 और 3 के बीच में फिर कम हो जाता है, फिर और कम हो जाता है, फिर और कम, इसी तरह से गैप आगे बढ़ता है ना, 1 2 3 ऐसे, 1 2 3 4, और फिर गैप और कम होने लगता है।
तो 5 से 3, 5 से 3 अपन सारे बना ही लेते हैं, 5 से 3 वाला बना लेते हैं। ये मान लो गया 5। तो पहला क्या है, 5 से 3 का जंप है, सॉरी 3 का, 5 से 3 का जंप है पहला, ठीक है। पहला जंप हो गया 5 से 3, फिर दूसरा जंप 4 से 3, फिर तीसरा जंप 5 से 4, फिर 0 से, और 0 तो कुछ होता ही नहीं है ना, 0 से 4 तो कुछ होता ही नहीं है। अपन को निकालना क्या है, गिव राइज टू लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन, मतलब किससे रिलीज होएगा, बताओ कौन सा आंसर होएगा। ये तो है ही नहीं, डी ऑप्शन, तो 0 से 4 तो कुछ होता ही नहीं है, डी तो नहीं होएगा, ए बी सी में से कौन सा। देखो एक तो है 5 से 3, इसका एनर्जी काफी ज्यादा होगा। अब 5 से 3 वाला तो ज्यादा हो गया, लेकिन अपन को क्या लेना है, लीस्ट एनर्जिक फोटोन। अब दो ऑप्शन है, 4 से 3 या फिर 5 से 4। 5 से 4 मैं क्या बता रहा हूँ कि जैसे जैसे दूर जाते हैं गैप क्या होने लगता है, कम। तो सबसे ज्यादा गैप कम किसका होएगा, 5 से 4 का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। समझ आई बात, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू द सिमिलर ऑफ दैट। हीलियम का स्पेक्ट्रम किसके सिमिलर होएगा, हाइड्रोजन के सिमिलर, Na के सिमिलर, लिथियम प्लस के, हीलियम प्लस के। अब देखो हीलियम जो है, हीलियम में क्या है, सिंपल हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही प्रोटॉन है, और 2 न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम में। हाइड्रोजन में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। सोडियम तो बहुत ही देखो आउटर वाला हो गया, तो सोडियम तो कैसे ही हो ही नहीं सकता। लिथियम प्लस की बात करें, लिथियम प्लस में कितना होता है, लिथियम प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और प्रोटॉन कितने हैं, 3 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन इसमें 3 2 ऐसे कुछ होते हैं, एक बार उसको मैं अलग ले लेता हूँ। फिर हीलियम प्लस में आते हैं, देखो हीलियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, और 2 प्रोटॉन है। इन चारों ऑप्शन में से देखो, सोडियम तो हटा ही दो, सोडियम में तो कितने 11 इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो उसका तो कोई वो रेस में ही नहीं है। अब इनमें देखो, हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो किस वजह से मिलता है, इलेक्ट्रॉनों के जंपिंग से। सब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक एनर्जी लेवल से 2 एनर्जी लेवल में जाते हैं, तब मिलता है ना। अब हीलियम का जो स्पेक्ट्रम है वो 2 इलेक्ट्रॉनों से मिल रहा है। भाई न्यूक्लियस का कोई रोल होता है क्या स्पेक्ट्रम पता लगाने में, स्पेक्ट्रम आने में, रोल किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का ही रोल होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो जितने तरह के नंबर ऑफ लाइंस देंगे, वो सेम नंबर ऑफ लाइंस इन्हीं, कहीं पे अगर किसी दूसरे एटम में भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो वहीं से उसी के सिमिलर मिलेगी। अब इस हीलियम प्लस में तो कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम प्लस में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और कौन सा होगा, ये। तो हीलियम का स्पेक्ट्रम किसके सिमिलर आएगा, लिथियम प्लस के सिमिलर आएगा। समझ में आया, क्योंकि लिथियम प्लस में भी 2 इलेक्ट्रॉन और हीलियम में क्या है, सिंपल हीलियम, जो न्यूट्रल हीलियम है ना उसमें भी कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए। समझ में आया, अच्छा सवाल है, गलती हो सकती है एग्जाम में। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। क्या करोगे आप, इन्फिनिटी से 2 में ले आओगे, लैम्डा निकाल लेना, इसके लिए निकाल लोगे। अच्छा लॉन्गेस्ट पूछा है ना, लॉन्गेस्ट के लिए नहीं, ये तो क्या देगा, लैम्डा मिनिमम। लॉन्गेस्ट कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट के लिए एनर्जी क्या होनी चाहिए, लैम्डा। मैक्सिमम कब मिलेगा, जब कम से कम गैप किसका होगा, 3 से 2 वाला हो जाएगा ना, इसके लिए लैम्डा क्या मिलेगा, मैक्सिमम। इन्फिनिटी से 2 के लिए तो क्या मिलेगा, लैम्डा मिनिमम, क्योंकि एनर्जी मैक्सिमम होगी तो लैम्डा क्या हो गया, मिनिमम। और एनर्जी मिनिमम कब मिलेगी, जब 3 से 2 का जंप होगा, उसके लिए लैम्डा क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। समझ आया बात। तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू निकाल लोगे, रेडबर्ग वाला फॉर्मूला लगा के, R इंटू जेड स्क्वायर, जेड इंटू ऐसा करके हुआ के, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following series of transition in spectrum of hydrogen atom fall in visible region। किसमें याद है, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में होती है ना। यूवी किसमें थी, लाइमन किसमें थी,
यूवी में, बाल्मर विजिबल में, फिर पास्टन और ब्रैकेंडी सारे किस में जाते हैं, इंफ्रारेड में जाते हैं। नेक्स्ट सवाल डी ब्रोगली और हिजेनबर्ग के सवाल लिखते हैं। 20 ग्राम का मास है, 500 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकालोगे, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। सीधा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ जाएगा, निकाल लो फटाफट कैलकुलेशन करके। ग्राम में, हाँ तो केजी में रखना है। ये कैलकुलेशन है, इससे आंसर आ जाएगा 6.62 या फिर 6.63। ये 6.63 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
जाएगा। आया आंसर? आ जाएगा ना? सवाल ऐसे काफी किए अपने नोट्स में भी। तो लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी, बस फॉर्मूला ही लगाना है। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो ये थोड़ा सवाल अलग तरह का है। ऑर्बिट कौन सी है हाइड्रोजन एटम की? थर्ड है। कौन सी है? थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा कितनी होगी? इसको देखो ध्यान से समझना। देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन अगर वेव की तरह बिहेव करता है किसी भी ऑर्बिट के अंदर, तो उसकी जो सरकमफेरेंस है 2πr, वो हमेशा किसके बराबर होगी? क्या एल लैम्डा के बराबर नहीं होगी? होगी ना? तो यहां पर लैम्डा अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? 2πr में किसका डिवाइड कर देंगे? एन का। तो 2π अपॉन एन, एन कितना है अपना? थर्ड के लिए निकालना है। रेडियस का फॉर्मूला कितना होता है? 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग एन स्क्वायर अपॉन जेड। किसके लिए कर रहे हैं? हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए एन स्क्वायर अपॉन जेड, यानी कि 3 का स्क्वायर अपॉन जेड कितना हो गया? 1। तो ये तो 3 से 3 कैंसिल, ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6π इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग कितना हो गया? 10⁻⁻10 मीटर। हुआ या नहीं हुआ? अब देखो 6π, 6 इंटू 3.14 इंटू 0.529, ये थोड़ा कैलकुलेशन है। इसको कैलकुलेशंस को जब करेंगे तो अपने यहाँ पे लगभग ये आंसर आ जाएगा। जैसे इसकी जो वैल्यू आएगी 6 इंटू 3.14 करता हूँ, 3.14 तो 18.84, उसमें मल्टीप्लाई किया 0.529 का, है ना? तो यह आ जाता है 9.96। यह आएगा देखो 9.96 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये आएगा 9.96 को लगभग क्या 10 नहीं ले सकते? क्या ले सकते हैं? 10 ले सकते हैं ना 9.96 को। उसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻⁻9 मीटर। ये आंसर आ गया। समझ में आई बात? तो कितना हो गया? 10⁻⁻9 मीटर इसका आंसर। ये सवाल ध्यान में रखना, क्योंकि इसको करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? 2πr बराबर एन लैम्डा। मैंने बताया था कि कोई भी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर निकाल रहा है तो उसकी सर्कमफेरेंस की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का मल्टीपल इंटीजर होगी, है ना? तो थर्ड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 3 रख के इसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ये नोट कर लीजिए सवाल और इसका आंसर। आगे बढ़े। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर इन मोशन। लैम्डा ए का दे रखा है। देखो ए और बी दो पार्टिकल्स हैं। ए का जो लैम्डा है, ए का ये दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। मास ऑफ बी इज 25% ऑफ मास ऑफ ए। ए का मास m ले तो b क्या है? इसका 25%, तो क्या है? इसको m/4 बोल सकता हूं। 25% मतलब क्या हो गया? 1/4 हो गया ना? 100 का 25 कितना होता है? 1/4। तो ये अगर मास m है तो ये क्या हो जाएगा? m/4। एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b इज 50%। अगर इसकी मान लो वेलोसिटी v है तो इसकी 50%, यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी है? v/2। तो अपन को क्या निकालना है? लैम्डा b निकालना है। लैम्डा b कितना होगा? फॉर्मूला क्या लगा दोगे? लैम्डा बराबर h अपॉन mv। ये फॉर्मूला लगा के निकालिए।
अगर अपन रेशो लेंगे लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू ए वी ए अपॉन एम बी वी बी, ये रेशो आएगा। एम ए तो ले लिया, एम वी ले लिया, वी एम बी हो गया m/4, वी बी हो गया v/2, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो लेमडा जो b की वैल्यू क्या आएगी 8 टाइम्स ऑफ लेमडा a, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू लेमडा a कितना है 4 इंटू 10⁻⁵ तो कितना आ जाएगा 32 इंटू 10⁻⁵ मीटर। ये आंसर आ जाएगा ना। डी ब्रोगली का फॉर्मूला लगाया, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। 25% का मतलब क्या 1/4, 50% का मतलब क्या 1/2। नेक्स्ट सवाल, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.5 वोल्ट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 1.5 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। अगर देखो इलेक्ट्रॉन 1.5 वोल्ट से मूव कर रहा है तो उसका एनर्जी कितना हुआ। देखो इस सवाल को करने के लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला बताया था मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का, लैम्डा बराबर रूट में 150 अपॉन वी बताया था ना। वी क्या है यहाँ पे वोल्ट में हो तो आप इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो कितना आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू रूट में 150 अपॉन में, और ये आंसर किस में आएगा एमस्ट्रॉन्ग में। 150 में 1.5 का डिवाइड किया तो क्या हो गया रूट में 100 यानी कि 10 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन विद एन डिस्टेंस ऑफ, ये देखो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस की अनसर्टेनिटी कितनी है -11, तो वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी में कितनी होगी डेल्टा वी निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। एम किसका हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेल्टा वी निकालना है तो डेल्टा वी बराबर कितना हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स, ये 6.62 या 63 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14, मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और डेल्टा एक्स दे रखा है 10⁻⁻11। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी लगभग 5.5 कुछ 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आया समझ में, आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल, एक क्रिकेटर की जो बॉल है वो है 40 ग्राम की, स्पीड 45 मीटर पर सेकंड, स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी 2%। स्पीड का जो एक्यूरेसी है यानी कि डेल्टा वी इंटू 100 बराबर कितना रखा है 2 दे रखा है। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगी यानी कि डेल्टा एक्स कितना होगा। तो सबसे पहले तो डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/100 इंटू वी आ जाएगी। 2/100 इंटू वी, वेलोसिटी कितनी है 45, तो कितनी आएगी 90/100 यानी कि 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो आ गया अपना डेल्टा वी। मास दे रखा है 40 ग्राम। अब डेल्टा एक्स निकालना है तो डेल्टा एक्स बराबर कितना होगा एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू मास, मास दे रखा है कितना 40 ग्राम, तो 40 इंटू 10⁻⁻3 kg है ना, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया। और डेल्टा वी कितना 0.9 ले लेंगे। तो इससे सब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी 1.4 इंटू 10⁻⁻33 मीटर। ये पोजीशन की अनसर्टेनिटी आ जाएगी। समझ में आया बात, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल, कुछ PYQs। द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। देखो ये मोमेंटम की अनसर्टेनिटी है CGS यूनिट में, तो वेलोसिटी अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज, देखो हमको क्या दे रखा है विद अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो दे रखा है यानी कि डेल्टा पी की वैल्यू दे रखी है कितनी 1 इंटू 10⁻⁻18 ग्राम
सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो यूनिट क्या है, सीजीएस में, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कितनी है। तो डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू अनसर्टेनिटी वेलोसिटी। यानी कि हमें क्या करना है, अगर वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी निकालनी है तो जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है उसमें किसका डिवाइड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन के मास का। तो ये है 1 × 10⁻⁸ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 तो केजी में होता है, ग्राम में कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा ना। तो माइनस में 28 ग्राम हो जाएगा, ग्राम में इतना हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -28 ऊपर जाएगा, तो +28 में से 18 गया 10। The uncertain electron velocity is, कैलकुलेशन तो सही है, ऑप्शन थोड़ा गलत लिख रखा है। ये वैल्यू क्या होगी, देखो 1/9.1 × 10⁻10 हो रही है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ रहा है ना। ये 10 इसको दे दिया तो लगभग ये 10 हो जाएगा। इस 10 में 9 का डिवाइड करेंगे तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 × 10⁻9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, ये है 1 × समझ में आया बात, ये है 1 × 10⁻6 है, ठीक है। ये 10⁻5 है, ऑप्शन ऐसे, ये 10⁻11 है। तो पहला आंसर आ जाएगा 1 × 10⁻9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट, अनसर्टेन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल। तो अनसर्टेन वेलोसिटी क्या होगी, ये तो सवाल किया था नोट में भाई। पोजीशन एंड मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या है, जो डेल्टा एक्स है वो किसके बराबर है, डेल्टा पी के। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पता लगानी है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या होता है अपना, h/4π। तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये सवाल किया था ना नोट्स में, किया था ना। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में h/4π। अब वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी निकालनी, तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी क्या होती है, h/4πm डेल्टा एक्स, ये होती है। तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा, h/4π 1/m इधर ले लेता हूँ और इधर ये हो जाएगा रूट में h/4π। ये पूरा है, ये रूट वाला है, तो क्या बच जाएगा, ऊपर रूट वाला बच जाएगा। तो ये जाएगा 1/m रूट में h/4π, है ना। 2 भी कहीं से आएगा क्या, जो 4π का 4 रूट के अंदर उसको बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, फटाफट आगे बढ़े। गिवन दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, प्लांक कांस्टेंट इतना, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी विद इन डिस्टेंस। देखो डेल्टा एक्स कितना दे दिया, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कर लोगे ना। ये 0.1 × 10⁻⁻, डेल्टा एक्स दे दिया, डेल्टा वी पूछ रहा है, हो जाएगा ना, ठीक है। डेल्टा वी के लिए फॉर्मूला क्या, h/4πm, सब दे दिया, x दे दिया, पाई पता है, m कर लेना, फॉर्मूला बेस्ड सवाल। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल विद मास 1 ग्राम एंड वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला कौन सा, लैम्डा बराबर h/mv। सब कुछ दे रखा है, h पता है, मास 1 ग्राम में उसको किलो में ले लेना, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा ना, फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट सवाल, द अनसर्टेनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इन पोजीशन विल बी, ये भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल। पोजीशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम एटम इज नन विद डेल्टा दे दिया, मोमेंटम दे दिया इसका इतना, द मिनिमम मेजरमेंट ऑफ द मोमेंट ऑफ द हीलियम एटम इज, आपको ट्राई करना है, ठीक है। अब देखो आगे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हैविंग डी ब्रोगली वेवलेंथ इतना है, तो ये भी हो जाएगा, लैम्डा दे रखा है, h/mv यानी p निकालना है, वो mv निकालना है, ये भी हो जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड सवाल सीधा।
अब मैं सीधा आपके सवाल लेता हूं क्वांटम नंबर वाले, है ना। द इलेक्ट्रॉन वॉज शोन एक्सपेरिमेंटल टू हैव प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज जो है वेव की, वो अपने एक डेविसन जर्मन नाम का एक्सपेरिमेंट था, इसका याद रखना। एक डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट था जिससे इलेक्ट्रॉन की क्या पता चली थी, वेव जैसी प्रॉपर्टीज एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुई थी। पहले भाई बोलते तो थे, डी ब्रोगली ने ऐसा बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्या कैसे बिहेव करता है, पार्टिकुलर वेव की तरह, दोनों की तरफ बिहेव करता है। लेकिन डेविसन जर्मन ने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करता है ना। ये बात ध्यान रखना, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस इतना ये लाइन ही ध्यान रखनी है इसकी। क्वांटम नंबर्स पे अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जो डी ब्रोगली और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के सवाल हैं, बहुत ही सिंपल से सरल से होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। कुछ दो सवाल आपके लिए मैंने रखे हैं, खुद प्रैक्टिस कर लेना, बाकी मैंने आपको सॉल्व करके बता भी दिए हैं। अब देखो क्वांटम नंबर पे सवाल क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन एल एम फॉर फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। ये आप बताइए, है ना। एन एल एम की वैल्यूज बताओ 4dz² का, बताओ क्या। एन कितना, एन कितना 4, एल कितना डी के लिए एस पी डी 0 1 2, तो एल कितना हो गया 2। फिर एम, एम की वैल्यू कितनी dz² के लिए, देखो एम की वैल्यू जो है -2 से +2 के बीच में, तो आप 0 या कुछ भी ले सकते हो, 0 ले लिया, ठीक है। 5s, एन हो गया 5, एल हो गया 0, एम 0। 3pz, n3 l 1, m -1 से +1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या ले लेंगे अपन, 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये n2 l 1 m, है ना 0। देखो px py pz, इसको -1 0 1 ऐसे ले सकते हो, या फिर ये वैल्यू जैसे किसी किताब ने बताया नहीं है कि आपको px को -1 देना, py को 0 देना, 1 देना। ये कहता है कि भाई -1 से +1 कुछ भी दे सकते हो आप, है ना, ठीक है। तो आप कोई भी वैल्यू दे दो, m की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी या 1 भी, कुछ भी दे दो भाई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। कौन सी क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल हो सकता है। n+l रूल, अफबाउ प्रिंसिपल और ये सब ध्यान में रखते हुए बताओ। 3 2 -3 +½ वाला पॉसिबल है क्या, देखो गड़बड़ हो रही है क्या यहाँ पे। m की वैल्यू तो क्या होती है -l से +l, तो ये गलत हो गया। m -2 से +2 होना चाहिए, -3 तो गलत हो गया। ये 3 l3, 3 का l3 हो सकता है क्या, l की वैल्यू क्या होती है n-1 होती है ना। n3 है तो l क्या हो सकता है 0 1 2 तक ही हो सकता है, इसलिए ये गलत। ये 3 है तो 1 हो सकता है, ये -1 हो सकता है, ये हो सकता है, ये +1, ये गड़बड़ हो गया। तो कौन सा पॉसिबल है क्वांटम नंबर, केवल सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल। डी सब शेल में कितने होते हैं, याद ही रखना, वो तो 10 होते हैं। फिर ऑर्बिटल n l दे रखा है, फाउंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इज -½ तो देखो n बराबर 3 और l बराबर 2, यानी किसकी बात हो रही है, 3d की बात हो रही है। 3d के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, होते ही नहीं होते। अब उसमें से हमें उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करनी है जिनका क्वांटम नंबर क्या है -½ अब 3d के अंदर जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो कैसे बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 बढ़ते हैं ना। अब देखो ये तो हो गए मान लो +½ वाले, तो ये क्या हो जाएंगे दूसरे वाले -½ वाले, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो होंगे +½ वाले, और 5 ही क्या हो जाएंगे, तो -½ वाले कितने हैं 5 है। समझ आई बात। n+1 अगर n+l कोई का 5 है तो फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ शेल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऐसा कि n+l बराबर 5 हो, इसके लिए
आपको नंबर ऑफ सब सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लगाना है। क्या क्या हो सकता है? देखो, 1 4 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। 2 3 नहीं हो सकता। 3 2, 2 3 नहीं हो सकता। 3 2 हो सकता है। तो 3 + 2 5 हो सकता है, और 4 + 1 5 भी हो सकता है। तो ये दो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? और 5 + 0 पॉसिबल है क्या? ये भी तो पॉसिबल है। तो ये 3 पॉसिबल है ना? बोलो, है ना? तो सब सेल कौन सी हो गई? ये तो कौन सी हो गई? 3D। ये कौन सी हो गई? 4P। और ये कौन सी हो गई? 5S। तो नंबर ऑफ सब सेल कितनी हो गई? 1 2 3। समझ में आया बात? तो 3 सब सेल होगी। अब इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी? डी में कितनी होती है? 5। पी में कितनी होती है? 3। एस में कितनी होती है? 1। कितनी हो गई? 5 3 और 8 1 9। ये हो गए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 2 से मल्टीप्लाई 18। समझ में आया? तो नंबर ऑफ सब सेल आ गई 1 2 3। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5 3 1 9। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम? कौन सा परमिसिबल नहीं है क्वांटम नंबर? बताओ फटाफट बता दो। ये भी पहला वाला हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। दूसरा वाला हो सकता है। तीसरा वाला हो सकता है। चौथा वाला गड़बड़ हो गई। समझ में आया? ठीक है, डी ऑप्शन। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन फोर्थ एनर्जी लेवल, एन बराबर फोर्थ में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की संख्या कैसे आती है? एन स्क्वायर होता है ना। किसी भी एन में नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं एन स्क्वायर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एन स्क्वायर कितना हो गया? 16। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एम शेल। एम शेल कौन सी हो गई? KLM, यानी एम शेल कौन सी? एन बराबर 3 वाली। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगाने हैं शेल विच हैज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1। अब देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 होगा। एम शेल है तो एन बराबर तो हो गया 3। अब एल क्या क्या हो सकता है? 0 1 2 हो सकता है। हो सकता है ना? अब क्वांटम नंबर -1 किसका आ सकता है? इसका -1 क्वांटम नंबर एम आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इसके लिए एम की वैल्यू क्या हो सकती है? -1 0 1 हो सकती है। इसके लिए एम की वैल्यू क्या हो सकती है? -2 -1 0 1 2 ये हो सकती है। अब देखो, ये जो -1 वाला है, ये तो p ऑर्बिटल का -1 है। 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ जाएंगे, और इस माइनस वाला ये किसका है? डी वाले का है। उसमें भी कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिसके लिए m की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m-1 हो, उसमें टोटल कितने हो जाएंगे? 2 + 2 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4। समझ में आया बात? बताओ, ट्रिकी सवाल है। क्लियर? क्लियर है क्या भाई? हमें यह पता लगाना था कि जो m शेल है उसके अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो m शेल मतलब n बराबर 3। n बराबर 3 में कौन हो सकता है? s p d, है ना? अब -1 p के लिए भी आ सकता है क्वांटम नंबर, और d के लिए भी आ सकता है। s के लिए तो आ ही नहीं सकता, नहीं ना भाई। ये तो s हो गया, ये p हो गया, और ये d हो गया। तो p के किसी -1 वाले के 2 इलेक्ट्रॉन, और d के भी -1 वाले के 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4। एंगुलर मोमेंटम है ना इलेक्ट्रॉन इन p शेल। एंगुलर मोमेंटम का क्या था फॉर्मूला? बताओ, रूट में, हाँ, h/2 पाई। रूट में कुछ था क्या? l+1 ऐसा कुछ? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? h/2 पाई रूट में l इंटू, ये फॉर्मूला था एंगुलर मोमेंटम के लिए। इसी बंद कर दो। हम्म तो क्या हो जाएगा? h/2 पाई
रूट में एल कितना 1 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा रूट में 2 टाइम्स ऑफ एच अपॉन 2 पाई। कौन सा आंसर? ए ऑप्शन। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक मोमेंटम एंड टोटल स्पिन ऑफ क्रोमियम+3। क्रोमियम+3, क्रोमियम किस पे आता है, कितने नंबर पे आता है? जेड कितना 24, तो 18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गन के पास चले गए, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन एस के पास चले गए 4s, फिर डी के पास 5 ऑर्बिटल थे, ये डी के 5 ऑर्बिटल है 3d के, उस 3d में हमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने थे, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन भरे, लेकिन 4 भर के क्या निकाल दिए? 3 निकाल दिए। अच्छा, क्रोमियम का एक्सेप्शनल होता है। एक्सेप्शनल कैसे होता है क्रोमियम का? ऐसा होता है ना, एस में तो 1 होता है और 5 डी में होते हैं। अब क्रोमियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अभी ये तो किसका है? नॉर्मल क्रोमियम का है, लेकिन हमको क्या बनाना है? क्रोमियम+3। क्रोमियम+3 बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 2 3, ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 1 2 3, ये निकाल दिए। तो अब पीछे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 1 2 3, कितने बच गए? 3 इलेक्ट्रॉन बच गए हमारे अनपेड। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 3। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, अब देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, रूट में n इंटू एन प्लस 1 टाइम्स bm, बोहर मैग्नेट्रॉन, है ना। ये एक फॉर्मूला ध्यान रखना, बोहर मैग्नेट्रॉन के टर्म्स में कितना होता है? रूट में n इंटू एन प्लस 1। एन क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो रूट में कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू बी एम, तो कितना हो जाएगा? रूट में 12 bm। रूट में 12 जो होता है लगभग हो जाएगा 3.87, 3.87 बोहर मैग्नेट्रॉन, है ना। और टोटल स्पिन कितना होगा देखो, ये भी समझना। टोटल स्पिन, इसका प्लस हाफ, इसका प्लस हाफ, इसका प्लस हाफ, तो तीनों का मिलाकर कितना हो जाएगा? प्लस ऑफ 3/2 हो जाएगा ना। टोटल स्पिन निकालना है तो इसका प्लस हाफ, इसका प्लस हाफ, इसका प्लस हाफ, तो प्लस हाफ के 3, तो कितना हो गया? प्लस का 3/2। लेकिन ये माइनस हाफ वाले भी तो हो सकते हैं तीनों, तो ये क्या हो सकता है? माइनस हाफ के 3/2, या तो तीनों ही माइनस हाफ के होंगे, तीनों ही, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? प्लस माइनस 3/2। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस तरह से करना है ये सवाल भी। क्लियर? आगे, मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 है, इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। अभी देखो यहाँ पे 3.87 जो आया है उसके लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 3। तो आप चेक करो इसमें से किस आयन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है। अभी वैसे निकाला ही था, किसके पास थे? क्रोमियम, है ना। अभी तो वैसे अपन को पिछले सवाल की वजह से पता है कि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके? क्रोमियम के पास है, वरना अपन को चारों में चेक करना पड़ेगा। इसमें देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टाइटेनियम, निकल में, मैग्नीज में, इन सब में। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उनसे इलेक्ट्रॉन निकाल के चेक किया कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उनके पास है, उसी के अनुसार अपन क्या करेंगे? ऑप्शन को टिक करेंगे। समझ आई बात? नेक्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेट इन ए एटम इन विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4। तो अगर 4 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो उसमें how many electron can be accommodate in atom in which the maximum value of principal quantum number 4। तो 4 है, 4 तक कितने आ सकते हैं जिसमें? डी तक आ सकते हैं। 4 में तो बहुत सारे पॉसिबल है। कितने? देखो 4 तक जाना है, 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे, है ना। 4 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 4 का स्क्वायर। How many electrons can be accommodated in an atom in which the maximum value principal quantum number is 4। तो मैक्सिमम वैसे देखो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 तो इसमें ऑर्बिटल्स है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ जाएंगे? 32। इसमें आ जाएंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 18, इसमें आ जाएंगे 2। ये तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 60 आ रहे हैं क्या?
इसमें देखो गड़बड़ क्या हो रही है कि अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रहना चाहिए, 4 ही रहना चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं, है ना। 4 से ज्यादा नहीं यानी कि 5s नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो बात को। अब देखो आप वो प्रिंसिपल पे चलते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, वैसे तो 60 आंसर आ रहा है, नहीं 60 सही आंसर नहीं है। ट्रिकी क्वेश्चन कैसे, आप बाउ पे चलते हैं। पहले था 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d और 4f, फिर आता है 5s। 5s कब आता है, 4p के बाद में आता है, यानी कि हमें 5s पे जाना नहीं है, यानी कि हमारा कहां तक चलना है, केवल 4p तक, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 ही तो है अपना मैक्सिमम। तो अपन किस किस में भरेंगे, इसमें भरेंगे, कितने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे, 2 इसमें भरे, 6 इसमें भरे, या फिर मैं सीधा कैलकुलेट कर लेता हूँ कौन कौन आएंगे हमारे हिस्से में, कौन कौन किस इसमें भरना है। इसमें भर सकते हो, इसमें बढ़ सकते हो, इन दोनों में बढ़ सकते हो, इसमें बढ़ सकते हो, इसमें बढ़ सकते हो, इसमें बढ़ सकते हो, फिर इसमें नहीं है, नहीं यहीं पे रोक देना है, इनमें तो जाना ही नहीं है फिर, क्योंकि इनमें कब जाओगे, जब इसमें भर के फिर इसमें आओगे ना। तो यहां तक ही कैलकुलेट करना, देखो तो इसमें 2 2 4 और 6, 10 और 2 12 और 6, 12 और 6 18 और 10 28, 28 और 2 30 और 6 36, तो कितना आ गया टोटल 36। ट्रिकी क्वेश्चन है ना, है नहीं है, 36 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये गलत है, देखो ऐसा, समझ आई बात। तो अगर आप सीधा वो करते हो ना एन स्क्वायर वगैरह, वो सही बात है भाई, 4 जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 32 भरे जा सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो हो जाएगी एन स्क्वायर यानी कि 16, 16 इंटू 2 32। लेकिन उसमें क्या आएगा, 4s 4p 4d 4f, इन सब में मिला के कितने भरे जा सकते हैं, 32। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि हमें मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या रखनी है, 4 ही रखनी है। तो 4 रखनी है तो 4p तक ही भरेंगे, क्योंकि 4p के बाद में किसका नंबर आ जाता है 5, तो 5 को तो भरेंगे नहीं, यानी 5s नहीं भरेंगे तो 4d और 4f भी नहीं भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। फिर देखो और सवाल इसी में बेस्ड, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिट इन ऑर्बिटल फॉर विच n3 है l1 है। तो किसकी बात हो रही है, 3p की बात हो रही है, तो कितने इलेक्ट्रॉन भर दोगे, हाँ 6 भर दोगे। लेकिन बात क्या कर रहा है, देखो ये भी ट्रिकी सवाल है, ऑर्बिटल क्या बात कर रहे हैं। ये अगर बोलता ना सब शेल, क्या बोलता सब शेल, तब तो आंसर 6 होता है, लेकिन ऑर्बिटल में तो एक है, ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 ही तो भर सकते हैं, समझ आई बात। तो ये भी ट्रिकी सवाल है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2 Z26 इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब Fe+2 के डी में इलेक्ट्रॉन देखते हैं पहले तो, किसमें Fe+2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल में खाली देखने हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, आर्गन 4s2 3d कितना आना चाहिए 6, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3d 4 हो जाएगा। अब देखो 3d 4 तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि हाफ फिल्ड फुल फिल्ड आ जाएगा ना, तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 रहेंगे और इसमें क्या रहेगा 1 रहेगा। तो द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज Fe+2 कितने हैं, 5 है या 4 है बताओ, क्योंकि क्रोमियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा ना, आएगा नहीं आएगा, क्रोमियम में कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, s में 1 आ जाता है और d में 5 आ जाते हैं। तो Fe+2 में कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, क्रोमियम के जैसा, यानी कि d में क्या कितने इलेक्ट्रॉन है 5। अब अपन को देखना है कि 5 इलेक्ट्रॉन किस में है ना, Mg के s इलेक्ट्रॉन क्या 5 है क्या, नहीं है। Fe में d इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, और क्लोरीन में देखें तो क्लोरीन में कितना होता है, देखो P के क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, नियॉन, नियॉन के 10 हो गए, फिर 3s2 12 और 4p 5 होते हैं ना, तभी तो 17 होंगे। ये 10 क्लोरीन का, यही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या देख रहे हो आप, क्या क्लोरीन के p में 5 इलेक्ट्रॉन है या नहीं, है या नहीं बताओ, है ना। तो कौन सा आंसर हो गया, बी ऑप्शन, हुआ ही नहीं हो बताओ, बोलो
भाई इसमें देखो दो जगह गड़बड़ होती है। पहला तो आप जल्दबाजी में इसको D4 ले लोगे और आपने सोच लिया कि डी में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, गलत हो जाओगे। आपको याद रखना है क्रोमियम में गड़बड़ हुई थी, क्रोमियम का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी लागू हो गया, यानी कि डी में कितने होंगे, 5। तो डी में 5 है तो सब में चेक किया, एस में तो कितने आते हैं, 2 ही आते हैं, तो भूल ही जाओ उसको, तो मतलब ही नहीं है उसका। तो एस में तो मैक्सिमम कितने, 2। पी में कितने आते हैं, मैक्सिमम 6 आते हैं, 5 हो सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखा 5 आ रहे हैं, मतलब यही आंसर। ठीक है, बाकी डी में, इसके डी में अभी चेक करें तो इसके डी में तो कितने थे, एफई के डी में कितने थे, 6 थे ना, तो इसलिए तो ये हो नहीं सकता। और इसमें पी में कितने, इसके पी में तो पूरे के पूरे 6 ही होंगे, क्योंकि फुलफिल्ड ऑर्बिटल आ जाता है नियॉन। ओके, नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू, डी के लिए कितना हो जाएगा, h/2π रूट में डी के लिए कितना, l इंटू एल प्लस 1। डी का कितना होता है 2, 2 इंटू 2 प्लस 1, तो रूट में 6। कौन सा ऑप्शन सही, ए ऑप्शन। द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन रेडियल नोड्स इन 3s, ये तो बता ही सकते हो, बहुत कराया है ये मैंने, है ना। 3s है तो n तो हो गया 0, n तो हो गया 3, और l कितना हो गया 0। टोटल नोड्स कितने होते हैं, अगर एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स की बात करें तो एंगुलर नोड तो कितने हो जाते हैं, l के बराबर ही होते हैं। तो एंगुलर नोड तो कितने हैं, एंगुलर नोड तो कितने हैं, 0। रेडियल नोड कितने होते हैं, n माइनस l माइनस 1, तो 3 माइनस 0 माइनस 1, तो कितने हो जाएंगे, 2। तो 0 और 2 रेस्पेक्टिवली। क्या आंसर हो गया, ए। बताया था अच्छे से मैंने, एंगुलर नोड, रेडियल नोड, टोटल नोड। 4d, 5p, 5f एंड 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, है ना। तो बताओ एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, n प्लस एल रूल लगा लो, n प्लस एल रूल से कर सकते हो ना। 4d, 5p, 5f, 6p, n प्लस एल की वैल्यू बताओ, इसके लिए कितनी, 4d के लिए कितनी, 4 प्लस डी के लिए एल कितना होता है 2, तो ये कितना हो गया 6, इसके लिए 6, इसके लिए 5, और ये कितना होता है 3, है ना, 5 और 3 8, इसके लिए 6 एंड 1 7। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, 5 है, फिर 6p, फिर क्योंकि दोनों सेम होता है तो क्या देखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5p 4d। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, कौन सा, बी, डी सही हो ना, डी। n प्लस एल रूल, n प्लस एल जिसका सबसे ज्यादा उसका एनर्जी सबसे ज्यादा, अगर n प्लस एल सेम है तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। फिर क्या देखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं, अगर n प्लस एल क्या हो, सेम हो। नेक्स्ट, ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स, 3 एंगुलर नोड्स के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और 3 टोटली नोड्स 3 हो, यानी कि n माइनस 1 भी क्या दे रखा है, 3, है ना। तो बताओ कौन सा होगा, L3 किसका होता है, F का, और n की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी यहाँ से 4, तो कौन सा ऑर्बिटल हो गया, 4f हुआ, तो सी ऑप्शन सही। ठीक है, एंगुलर नोड बोल रखा है 3 और टोटल नोड बोल रखा है 3, तो n हो गया 4 और l हो गया 3, तो किसके लिए होता है, 4f के लिए, 4f। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है नाइट्रोजन एटम का, विच वन ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग कौन है। देखो गड़बड़ इसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, और ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन सारे क्या होने चाहिए, तो यही गलत हो गया, है ना। बाकी आप देख लेना। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, अगर सेम ऑर्बिटल में है तो कौन सा डिस्टिंग्विश करेगा, मैग्नेटिक तो सेम हो जाएगा, फाइनली कौन सा, स्पिन, तो स्पिन सी, स्पिन ही तो एक का प्लस दूसरे का माइनस हुआ। Which is the correct order of increasing order listed orbital in the atom of titanium? टाइटेनियम में ऑर्डर क्या रहेगा, 3s के बाद आता है 3p, 3p के बाद में 4s 4d होता है ना, ये d और जो अपने आए थे आर्गन के बाद वाले, उसमें 4s पहले आता है 3d बाद में आता है। ठीक है, नेक्स्ट,
व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। 3 हो गया, L1 है तो P हो गया, और M-1 है, तो किसी एक की बात हो रही है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं? 2। ऑर्बिटल की बात हो रही है, सबसेल की बात थोड़ी ना हो रही है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल विद L3 हो गया, L3 का मतलब किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? हाँ, F की बात हो रही है, F की बात हो रही है, और कौन से F की? 4F की बात हो रही है, और इसमें 4F में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं? 14। ये ऑप्शन इज करेक्ट। The correct set of 4 quantum number for the valence electron of rubidium atom, atomic number है 37। तो 4 क्वांटम नंबर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो देखो रुबीडियम का अपन को क्या करना है? कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो 37 पर है। अब देखो जिंक तक पहुंचेंगे तो 30 तो वहीं पर जाएंगे, जिंक तक पहुंचेंगे तो आर्गन 4s2 3d10, ये तो 30 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर गए। अब 3d के बाद में किसका नंबर आता है? 4p का, तो 4p के क्या बन जाएंगे? 6, एक इलेक्ट्रॉन और रहा, है ना। 4p के बाद किसका नंबर आता है? 4d का। 4d से पहले कौन आएगा? 5s, तो 5s1, 5s1 हो गया। अब वैलेंस सेल कौन सी हुई? यही हुई, और इसी का इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन के अपन को क्या रखना है? क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? 5, n तो हो गया 5, l क्या हो गया? 0, m क्या हो जाएगा? 0, और क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। आप कौन सा ऑप्शन सही बताओ? सी हो गया ना, समझ में आया? तो रुबीडियम के वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन उसका क्वांटम नंबर ये हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इफ n बराबर 6 करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन विल बी, 6 है, तो 6 में 6s पहले आएगा, है ना, और फिर किसका नंबर आएगा? ये ऑफ बाउ से हो सकता है, ऑफ बाउ से एक बार ट्राई करना, हो जाएगा, ठीक है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल में ना 6s है, 6s के बाद किसका नंबर आता है? मेरे ख्याल से ये आ रहा है, 4f आएगा। 4f, क्योंकि वो 4f जो है 4 में नहीं भरा गया, फिर 5 में नहीं भरा गया, 6 में तो भरोगे ही भरोगे, तो 4f, ये 4f आएगा, फिर आएगा 5d, और फिर आएगा आपका 6p, ठीक है। आप वो प्रिंसिपल से उसमें कर लेना, जो डायग्राम बनाएगा था ना, उससे आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखो बहुत सारे और भी सवाल हैं, ये सारे क्वांटम नंबर के सवाल हैं। इन सवालों को अब क्या करना है, 10 एक सवाल और दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। ये सारे क्वांटम नंबर के सिमिलर टाइप के सवाल हैं, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ओके। लगभग 150 क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्लास में डिस्कस कर लिए, ओके। तो यहीं तक ही रखते हैं, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा पूरी तरह से फिनिश होता है विद क्वेश्चन डिस्कशन, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं।